कहीं बिरयानी तो कहीं पुलाव का मजा है, और इस मुल्क में चुनाव का अपना मजा है, और नेताजी के पीछे चमचों की फौज है। नेताजी के पीछे चमचों की फौज है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जैसे चुनाव रेडी हुआ, सरपंच ने लाइव स्टार्ट नहीं किया था, माइक वाइक लीड लगाया, बिल्कुल सब रेडी, बस अब भाग के हम पहुंचे पहले वाली गली पे, और हम रेडी। नेताजी उस गली में आए ही नहीं। कोई भी महफूज नहीं है, फूट रहे हैं बम। अच्छा बात। कोई भी महफूज नहीं है, फूट रहे हैं बम। जाने कब हो जाए हमारा तारा। जैसे हमारे राहुल भाई एंकरिंग शुरू करते हैं, बगल में बैठा एक शराबी उठता है और कहता लाओ ये माइक मुझे दे दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध में भविष्य है जी। इस बात से कहाँ तक आपको लगता है कि ये बात कितने हद तक सही जा रही है हमारे देश के लिए? मैं ये कहूंगा कि वास्तव में सिर्फ देश को नहीं, हिंदुस्तान को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को इसी चीज की जरूरत है। हम बारूद के ढेर पर खड़े हैं, हम हथियारों के मुहाने पर हैं, और पूरी दुनिया जो है आपस में संघर्ष कर रही है, सिर्फ अपने राजनीतिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। तो इस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि ये जो विद्रोह और युद्ध है ये बढ़ेगा तो मानव जाति के लिए निश्चित तौर पर खतरनाक है। और किस तरीके से खतरनाक है, मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की ये विडंबना है कि हम सबसे ज्यादा खर्च जो है वो अपना डिफेंस पे ही करते हैं। हम उतना स्वास्थ्य पे खर्च नहीं करते, हम उतना शिक्षा पे खर्च नहीं करते, हम बुनियादी डेवलपमेंट पे उतना खर्च नहीं करते जितना हम सेना और सुरक्षा पर कम खर्च करते हैं। तो ये सोचने का विषय है कि कैसे हम गौतम बुद्ध के रास्ते पर जा सकते हैं, कैसे हम अहिंसक हो सकते हैं, कैसे हम शांति के रास्ते पे जा सकते हैं। क्या लाइनें रहेंगी? मैं क्योंकि निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बात आई थी, तो चुनाव का देखिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बड़ा एक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो इस पे कुछ लिखा था, मैं आपको सुनाता हूँ कि कहीं बिरयानी तो कहीं पुलाव का मजा है। अच्छा। कहीं बिरयानी तो कहीं पुलाव का मजा है। मेरे मुल्क में चुनाव का अपना मजा है। बहुत बढ़िया। चुनाव का अपना मजा है। जो एक देश एक चुनाव की बात हो रही थी, मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। चुनाव होते रहना चाहिए, माहौल बना रहता है। कहीं बिरयानी तो कहीं पुलाव का मजा है। मैं आपको रोकूंगा, कल हमारे एक दर्शक ने कहा था कि साप्ताहिक चुनाव होने चाहिए, कम से कम कुछ डेवलपमेंट का काम तो होगा। नहीं, साप्ताहिक तो नहीं, खैर साप्ताहिक नहीं, लेकिन वार्षिक हो जाए। वार्षिक के पक्ष में साप्ताहिक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, छुट्टियां ज्यादा हो जाएंगी। कहीं बिरयानी तो कहीं पुलाव का मजा है, और इस मुल्क में चुनाव का अपना मजा है, और नेताजी के पीछे चमचों की फौज है। नेताजी के पीछे चमचों की फौज है। जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव में छुट भैया नेताओं की भी मौज है। जी बिल्कुल। नेताजी के पीछे चमचों की फौज है, और चुनाव में छुट भैया नेताओं की भी मौज है। कुछ चमचे सिर्फ फोटो में नजर आते हैं, कुछ चमचे सिर्फ फोटो में नजर आते हैं, और फेसबुक पे फोटो डाल के काम निपटाते नजर आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुर्गा शराब का भी दौर चलता है। मुर्गा शराब का भी दौर चलता है। अफवाहों का शोर चलता है। अफवाहों से तो चुनाव अछूता नहीं रह सकता। अफवाहों का भी शोर चलता है, और चुनाव के बाद नेताजी 5 साल मिल नहीं पाते हैं। चुनाव के बाद नेताजी 5 साल मिल नहीं पाते हैं, और चमचे एक बार फिर दरी बिछाने का काम में लग गए। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी स्थिति देख लें। अभी जो युद्ध की बात हो रही थी और हथियारों की बात हो रही, डिफेंस की बात हो रही थी, तो मुझे मंजर भोपाली का एक गीत याद आ जाता है। क्या बात है? एक जगह है छत्तीसगढ़ में, कोई जगह का नाम तो मैं एग्जैक्टली भूल गया हूँ। वहां अगर कोई फौत हो जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, देहांत हो जाता है किसी का, तो वहां बोलते हैं कि उनका तारा रारा रम हो गया। अच्छा। तो हाँ, तो तारा रारा रम हो गया। तो मंजर भोपाली जी कहते हैं कि कोई भी महफूज नहीं है, फूट रहे हैं बम। अच्छा बात है। कोई भी महफूज नहीं है, फूट रहे हैं बम। जाने कब हो जाए हमारा तारा। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं किस्सा चुनावी किस्से। हाँ, तो पहला चुनावी किस्सा कश्मीर से ही हो जाए। उनसे वो बहुत ज्यादा राहुल भाई। अच्छा, अब कश्मीर मैंने मेरे तरफ इशारा किया, तो पहला किस्सा इन्हीं का सुनाऊंगा। क्या हुआ? अब क्या हुआ, हम निकल गए सुबह 7 बजे। कहाँ पे? मतलब वो फील्ड पे रिपोर्टिंग करने के लिए। 7:30 बजे कश्मीर का कॉल आता है कि आप रेडी हो? हमने कहा हम रेडी हैं। ये पहले फोन उठाएगा, सारी टीम इकट्ठा कर ली। मैं 8:15 पे फील्ड पे पहुंच गया, और एकदम रेडी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, जोश रहता है, नहाए दो एकदम फ्रेश हो गए, बिल्कुल रेडी है। क्या आप तो मैं ऐसे बिल्कुल शॉल वॉल डाल के एकदम रेडी हो गया। वहां से ये 3 लोग आते हैं, कश्मीर राणा जी, सरफराज जी और बेबी जी। अब हम चारों
रिपोर्टिंग मतलब जिस हम कार्यालय पे थे वो बंदे अलग दिख रहे हैं, हम चारों अलग दिख रहे हैं। क्यों? अरे यार कोई बंदे खड़े हैं, 4 बंदे आपस में बिल्कुल ऐसे टूज से अब बिल्कुल रेडी, और और एक रिपोर्ट करने के लिए 4 लोग गए पड़े। और हमारी स्ट्रेटेजी ऐसे बन रही है, हमारे कश्मीर आने जी लीडर क्योंकि सीनियर ये है हमारे, अब ये हमें दिशा निर्देश देते हैं कि सुनो आप क्या कहते हैं, मोहन खेड़ा जी आएंगे, ये यहाँ पर जाएंगे, इस गली से हम उधर को निकलेंगे, सुनो पहली गली से हम उधर को जाएंगे। तो इन्होंने हमें पहली गली बता दी कि हमें उनसे आगे निकलना है क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमें लोगों से एक कदम आगे रहना है। तो हम वहाँ पहुँचेंगे क्योंकि हम पत्रकार हैं। तो अब हम रेडी, हम बिल्कुल जोश में कम में। तो जैसे चुनाव रेडी हुआ, सरपंच ने लाइव स्टार्ट नहीं किया था, माइक वाइक लीड लगाए, बिल्कुल सब रेडी, बॉस अब भाग के हम पहुंचे पहले वाली गली पे और हम रेडी। नेताजी उस गली में आए ही नहीं। नेताजी उस गली और हम वेट कर रहे हैं, और तो नेताजी ढोल नगाड़े बजाते, ढांढा जय हो, वो आगे को निकल के कश्मीर, अरे यार प्लान चौपड़, बोले क्या करें दोबारा। तो दर्शकों ये किस्से हैं कि अब ये रिपोर्टिंग करने गए थे, इन्होंने डिजाइन किया कि इस गली से कवर करेंगे, लेकिन उस गली में नेताजी आए नहीं, उनका काफिला दूसरी गली में चला गया। पत्रकारों की महफिल है और अगर पत्रकारों की शान में कुछ ना पड़ा जाए, अब ये तो बाद में पता चला ये आप डिसाइड करना, तो फिर बड़ी नाइंसाफी होगी। कि न्यूज रूम को सिर्फ अखबारों से डर लगता है, मुझे देश के कुछ पत्रकारों से डर लगता है। क्या बात है। न्यूज रूम को सिर्फ अखबारों से डर लगता है, मुझे देश के कुछ पत्रकारों से डर लगता है। और दिशाहीन है लेखन, सब पैसे की माया है। दिशाहीन है लेखन, सब पैसे की माया है। कुछ सत्ता का डर है, कुछ कलम बेच खाया है। देखिए दोनों चीजें हैं, कुछ सत्ता का डर है, कुछ कलम बेच खाया है। और तरस जाते थे नेता कभी इनके एक विचार को, अच्छा अब चौराहे पे बिकते देखा है अखबार को। पाठक तो होते ही नहीं है। और अभी बचे हैं कुछ बाकी, नहीं दूषित सब संसार हुआ, कलम बची है कुछ बाकी, ना बिछने को एक खाका तैयार हुआ। क्या बात। और किस्सा बता रहे थे कि कोई वो दारूबाज मिल गया था आपको, वो क्या हुआ? वो वाला अच्छा। तो जैसे तैसे हमने उस जो काफिला चल रहा था उसको पकड़ लिया, और हमने क्योंकि वहां के बाद कोई मोड़ नहीं था तो हमने सोचा अब यही आनी है, और हमने एंकरिंग शुरू की। और हमने बनाया कि पहली एंकरिंग सिंगल की थी, इसमें दोनों भाई एक साथ एंकरिंग करेंगे। जैसे हमारे राहुल भाई एंकरिंग शुरू करते हैं, बगल में बैठा एक शराबी उठता है और कहता लाओ ये माइक मुझे दे दो। देखिए माइक पकड़ने का अधिकार तो सबको है माइक पकड़ने का अधिकार। कुछ चंद लाइनें देखो, चुनाव लोगों को सतर्क रहने का जरूरत है। जी हाँ, पढ़िए। जाति और मजहब की बात करता है नेता, सिर्फ अपने मतलब की बात करता है। जाति और मजहब की बात करता है नेता, सिर्फ अपने मतलब की बात करता है। तुम्हारे बच्चे उठाएंगे किसी दल का सियासी झंडा। अच्छा, आजकल भीड़ चली रही है, आप देख रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे उठाएंगे किसी दल का सियासी झंडा, उसका बच्चा वजीफों से विदेश में पढ़ाई की बात करता है। बहुत खूब। तुम्हारे हम हिंदू मुसलमान करते रह जाए, मंदिर मस्जिद करते रह जाए, और नेताजी के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते, कि तुम्हारे बच्चे उठाएंगे किसी दल का सियासी झंडा, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई की बात करता है, और तुम्हारे बच्चे भजिया पकौड़ी चाय बेचेंगे। तुम्हारे बच्चे भजिया पकौड़ी चाय बेचेंगे, उसके बच्चे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करता है। बहुत गहरा मारा भैया, बहुत अच्छा। उसका बच्चा खिलाड़ियों को बहुत अच्छा भाई, उसका बच्चा खिलाड़ियों को खरीदने की बात करता है। और शहर की आग में मरते हैं तुम्हारे बच्चे जी, शहर की आग में मरते हैं तुम्हारे बच्चे। वो अपने बच्चों को छुपाकर अपने पास रखता है। और तुम्हारी बेटियां क्या पहने ये नेता तय करता है। तुम्हारी बेटियां क्या पहने ये नेता तय करता है। उसका बच्चा फैशन डिजाइनिंग में कमाल करता है, उसका बच्चा फैशन डिजाइनिंग में कमाल करता है। और तुम्हारे बेटे के हाथ में तालीमी डिग्रियां, तुम्हारे बेटे के हाथ में तालीमी डिग्रियां। अनपढ़ नेता तुम्हारे बेटे को चौकीदार रखता है। क्या अनपढ़ नेता तुम्हारे बेटे को, कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, और पहुंच जाए कोई कितनी ही बुलंदी तक, एक दिन आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। भाई बहुत खूब, बहुत अच्छा। आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। मैं आपको बताता चलो कि साहिब मसनद हैं, वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बात है भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि कॉर्बेट और खानपुर से लेकर पिथौरागढ़ और देहरादून तक वन्य जीवों का आतंक बढ़ गया है जी। सर्दियों में वन्य जीवों का आतंक काफी बढ़ गया है। एक महिला समेत 4 लोगों की लगभग मौत हो गई है रामनगर में, वो कॉर्बेट नेशनल पार्क में और खानपुर में।
पिथौरागढ़ और देहरादून में एक हस्बैंड वाइफ और एक महिला की मौत हुई है जी जानवरों की वजह से। पिथौरागढ़ में जो है असल में इस मौसम में जानवर क्यों इतना आक्रामक होते हैं ये सोचना पड़ेगा, और फिर जानवरों की हद को हम पार कर रहे हैं तो इसलिए जानवर भी जो है शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं। दूसरा, सुरक्षा के इंतजामातों पर तो सवाल खड़े होते ही होते हैं, क्योंकि कई एक बाघ जो हैं वो आदमखोर बताए जा रहे हैं। और ये जो रामनगर की घटना कल हुई है उसमें वो एक पत्रकार साथी हैं जिनके पिताजी के साथ ऐसा हुआ है, तो हमारी श्रद्धांजलि भी है। और ये घटनाएं कोई आज हो रही हैं ऐसा नहीं है, उत्तराखंड के अंदर ये घटनाएं बहुत आम हैं। और अभी तक तो ये था कि सिर्फ पहाड़ी इलाके में, पर्वतीय इलाके में इस तरह की घटनाएं हो रही थी, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दिनेशपुर तक या तराई के इलाके में भी अब जंगली जानवर आने लगे हैं। इधर ये हल्द्वानी से जो टांडा वाला रोड है वहां पर आपने देखा होगा इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये बहुत सोचनीय प्रश्न है कि आखिर इस पर क्या कुछ कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए। मैं यही बोलना चाह रही थी, बिल्कुल सही है कि जो जानवर है वो हमारे जो एरिया है उसमें नहीं घुसा रहा, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं ज़्यादा। और जो एक बड़ा कारण इसका बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ टूरिज्म भी है। अगर हम कॉर्बेट की भी बात करते हैं तो वहाँ पे पहले जो था कुछ लिमिटेड गाड़ियाँ ही जाती थी, अब पूरा दिन भर वहाँ पे अंदर तक गाड़ियाँ जाती हैं, रोड में भी उतना ही ट्रैफिक है, टूरिस्ट भी इतने ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इंसान को अपने लिए डिस्टर्बेंस होती है तो जानवर को भी डिस्टर्बेंस होती है। जरा गौर फरमाएं हाँ, कि पेड़ सूख जाते हैं अक्सर नादानी से, पेड़ सूख जाते हैं अक्सर नादानी से, देखभाल अगर ज्यादा की जाए पानी से। क्या बात है। पेड़ सूख जाते हैं अक्सर नादानी से, देखभाल अगर ज्यादा की जाए पानी से। और टहनियां काट कर उसने छांव कम कर दी। जी अच्छा, इसको आप कंक्रीटीकरण से जोड़िए कि टहनियां काट कर उसने छांव कम कर दी, परिंदे बेघर हो गए जरा सी नादानी से। कोई समझाओ उसे ना खेले किसी के दिल से, कोई समझाओ उसे ना खेले किसी के दिल से, दर्द बहुत होता है दिल टूटे अगर छेड़खानी से। बहुत बढ़िया, बहुत। और एक घर बनाने के खातिर उसने जंगल उजाड़ दिया। इसकी मुख्य लाइन ये है कि एक घर बनाने के खातिर उसने जंगल उजाड़ दिया। वो जो कहता था उसे मोहब्बत है जंगल और पानी से, वो जो कहता था उसे मोहब्बत है जंगल और पानी से। और वो परिंदा अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए, वो परिंदा अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए जिसका घर उजड़ गया किसी की नादानी से, और पेक छोड़ जाते हैं अक्सर नादानी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी नज़म है। मैंने शुरुआत की थी चुनावी किस्से से, तो एक किस्सा शालिनी जी के पास है, तो वो किस्सा क्या है? बहुत आज भी बहुत भी मजेदार किस्सा हुआ। वैसे मैं अक्सर ये जो सीन मैंने आज देखा था वो देखती थी मैं नवरात्रों में। नवरात्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि कन्या ढूंढ के खींच के ले जाते हैं लोग अपने घर कि जब कहीं आ रही है मेरे वहां आ जाओ, और सब लोग उठा के 9 कन्याओं को अपने घर ले जाते हैं। आज 9 नहीं बल्कि 101 कन्याएं एक साथ पूजी गई थी गदरपुर में। सरकारी बाग में कन्या पूजन का एक कार्यक्रम था, और जो कांग्रेस की वहां के प्रत्याशी हैं चंद्रा जोशी सिंह, तो वो कांग्रेस की वहां से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं। उनके हस्बैंड है मिस्टर अनिल सिंह, तो वो वहां पे कन्या पूजन का आज कार्यक्रम उन्होंने रखा था। और इस समय आचार संहिता चल रही है, मुझे ध्यान है कि जितना मुझे पता है कि आचार संहिता में इस तरह से पब्लिक को इकट्ठा करना, इस तरह के इवेंट करना मना होता है, लेकिन वहां पे कन्या पूजन का कार्यक्रम था। जब हम लोग वहां पर पहुंचे थे लाइव करने के लिए और देखने की क्या चल रहा है माहौल वहां पे, तो अब वहां पर कन्याओं को इकट्ठा करो कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा था। गाड़ी में भर के कन्याएं लाई जा रही थी, गाड़ियों में भर के कन्याएं आ रही थी काफी, और कन्याओं को धीरे धीरे करके मंदिर में इकट्ठा हुआ। और जैसे ही वहां शुरुआत हुई, वो जो चुन्नी बांधते हैं ना, माता की चुन्नी, और वो सब टीका वीका लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। बस कन्याएं पहुंची ही थी, जैसे ही 100 इकट्ठी हो पाई तब तक किसी ने पुलिस बोल दिया, और जब तक वो टीका का कार्यक्रम चल रहा था उसके बाद तो वहां पे पुलिस आ गई। और आधे में ही से मतलब इतनी वो कन्या पूजन में थोड़ा स्पीडी कन्या पूजन करना पड़ा। पैकेट पकड़ो मतलब 101 कन्या का पूजन चल रहा था, तब तक 112 आ गई। ये बड़ी बात है, क्या बात है। हमारी पुलिस सतर्क है, उत्तराखंड पुलिस तो सतर्क है। उत्तराखंड पुलिस नहीं, वैसे सबसे लास्ट में आती है। आज लास्ट नहीं हो पाया था, लास्ट से पहले पुलिस पहुंच गई वहां पे। कांग्रेस के उम्मीदवार थे ना वो जो कन्या पूजन कर रहे थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के कर रहे तो शायद ना भी आती। कन्याएं वहां पर इकट्ठा हो गई, इतनी सारी कन्याएं आ गई, बहुत तेजी में फिर वो कार्यक्रम चला। जब पुलिस ने सब वो कर दिया तो वहां पे जो अनिल जी हैं वो लोग भी, अरे जाओ तुम लोग भीड़ मत करो, भीड़ नहीं करनी है, अरे जाइए वो है ना रास्ता है उधर जाओ। लेकिन वहाँ 4-5
बच्चे, उन्हें पैकेट नहीं मिला, सब मुंह बना के ऐसी खड़ी थी, हमें ना मिला, हमें ना मिला। तो एक लेडी आई, धक्का देती हुई उन्हें लेके गई और इसके बोली, पीछे चुप कर, हम लोग अभी बाहर में जा रहे हैं, मैं लेके आई। खुददारी में कुछ जी हुजूरी की दीमक लगानी पड़ती है। अच्छा, खुददारी में कुछ जी हुजूरी की दीमक लगानी पड़ती है, यूं ही नहीं बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। कुछ जमीर को भी मारना पड़ता है, यूं ही नहीं किसी नेता से वफादारी मिलती है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब यूं नेता ही का नहीं चहेता किसी बनना है। हाँ, तो भाई कुछ ना कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे। नहीं पापड़ क्यों साहब, खुददारी तो खत्म हो गई, फिर दीमक लग गई उसमें जी हुजूरी की। तो बड़ा होने के लिए कुर्बान करना पड़ता है, बड़ा होने के लिए कुर्बान करना पड़ता है, बहुत कुछ जिंदगी में दान करना पड़ता है। अच्छा, बड़ा होने के लिए कुर्बान करना पड़ता है, बहुत कुछ जिंदगी में दान करना पड़ता है। और तुम्हारे लिए जो छोड़ रहे हैं आज कुर्सी, अच्छा, तुम्हारे लिए जो आज छोड़ रहे हैं कुर्सी, इससे पहले बड़ों का एहतराम करना होगा। हाय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी बीच एक और खबर है जो कि दुनिया की है, पूरी दुनिया में है और ये इंडिया के बाहर से है। अमेरिका में ट्रम्प के शपथ ग्रहण के लिए 17 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ है। 17 करोड़ नहीं है, 17 करोड़ डॉलर, 17 करोड़ डॉलर। भाई दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होने का दावा करने वाला अमेरिका, और उस मतलब उस राष्ट्र के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह है, वो 17 करोड़ में निपट जाएगी। 17 करोड़ डॉलर रुपए का चंदा आया है, और चंदा देने के लिए होड़ मची हुई है। अब ये चंदा दे कौन रहा है सरफराज, मुझे ये बताइए, कौन दे रहा है? इसको कैसे ही कहा जा सकता है कि कौन दे रहा है, क्योंकि वो तो इसको रिलीज नहीं कर रहे हैं ना कि किस कहां से चंदा आ रहा है, कैसे वो खर्च कर रहे हैं, इसको रिलीज नहीं कर रहे। अब उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं, यहां पर भी चंदा चल रहा है। जितने राजनेता लड़ रहे हैं जिस भी पार्टी के, तो चाहे वो, मेरे को तो ये समझ, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं या जो ठेकेदार हैं, वो लोग फंडिंग करते हैं, चंदा करते हैं। अच्छा, वो उनके लिए नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो चुनाव लड़ रहा है उसको चंदा जाएगा ही जाएगा। ये अलग बात है, जो सत्ता रूलिंग पार्टी का है उसको अगर 100 रुपये चंदा जाएगा, तो जो विपक्ष वाला है उसको 50 रुपये जाएगा, और जो कोई निर्दलीय लड़ रहा है तो उसको 10 रुपये जाएगा। चंदा जरूर जाएगा, मतलब कोई पता नहीं कब कौन पावर में आ जाए। तो 4 लाइनें डोनाल्ड ट्रंप जी को समर्पित कर दी मैंने। वो समझते हैं कि कौन भला इतना साथ निभाता है, नदी को समंदर का रास्ता कौन बताता है। अच्छा, कौन भला इतना साथ निभाता है, नदी को समंदर का रास्ता भला कौन बताता है, और मिलने वाले मिल जाते हैं खुद ब खुद, कौन भला किस्मत का लिखा मिटा पाता है। वाह वाह, मतलब ये उनकी किस्मत में लिखा हुआ भैया, उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। अच्छा, तो जो हो रहा है वो भाग्य के भरोसे हो रहा है, ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, सब छोड़ दिया जाए। 4 लाइन और उन्होंने चुनाव से पहले कही थी जी, मतलब उनके लिए कि जुगनुओं ने शराब पी ली है, जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे, और ये लोग जो जगह नहीं दे रहे हैं एक दिन कुर्सियां देंगे। अगर मानो तो एक अल्फाज भी खूब होता है, अच्छा, सूरज भी अपने वक्त पर गुरूब होता है, और ना मानो तो दरिया भी कम पड़ जाता है, डूबने वाले के लिए चुल्लू भर पानी भी खूब होता है। तो समर्पित है आप जो अभी आए हैं, आपको समर्पित है। नहीं, शर्म तो नहीं, बेशर्म इंसान है। हर देश में कोई ना कोई अल्पसंख्यक है ही। जी जी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी किसकी होती है कि अल्पसंख्यक अपनी रक्षा खुद करें, या फिर क्या क्या? नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जहां जो बहुसंख्यक है, वो सिर्फ देश की बात नहीं कह रहा हूं, मैं इलाकों की बात भी कह रहा हूं, क्षेत्र की बात भी कह रहा हूं। जहां जो बहुसंख्यक वर्ग है उसकी संवैधानिक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी करे, और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आप समझिए कि आप भी हिंसक हैं, आप दमनकारी हैं। तो हम अगर ये उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक सुरक्षित रहने चाहिए, तो हमको ये भी गारंटी करनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को कैसे सुरक्षा और सम्मान की बात हो। अल्पसंख्यक वाली जब बात हो रही है ना, तो मेरे को भी अब सवाल पूछना पड़ेगा रुपेश जी। पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक खतरे में है, हमारा इंडिया ही ऐसा है जहाँ बहुसंख्यक बहुत खतरे में, हिंदू खतरे में है। बहुत अच्छी बात हिंदू खतरे में है, यहाँ हिंदू खतरे में है। क्या कैसे आप कह रही हो हिंदू खतरे में? अरे पूरे, अरे बच्चे बच्चे की जुबान पे है हिंदू खतरे में है, हिंदू को बचाओ, हिंदू को बचाओ, बस सारे आप सारे बोर्ड बैनर फ्लैग्स कहीं पे भी देख लीजिए, हिंदू खतरे में होता है उस समय जी। और खासकर जब ये कुंभ चल रहा होता है, चुनाव हो रहा होता है, चुनाव के लास्ट 3 दिन में तो हिंदू इतना खतरे में होता है कि पूछिए मत। ले लेता हूँ रुपेश भैया, आप 40 वार्ड में पार्षद प्रत्याशियों से एक बार ये सवाल कीजिए कि आप अपने क्या काम करेंगे,
एक भी पार्षद प्रत्याशी को सही से बोलना नहीं आता है और उनका कोई विजन भी नहीं दिख रहा है, जिससे कोई भी पत्रकार सवाल पूछे तो उनका एक ही जवाब आता है, सड़क, नाली और खंबे। इसके अलावा इनको कोई दूसरा विकास के कार्य नजर नहीं आते हैं। सड़क, बिजली, नाली, खंबे तो सभी वार्डों में हैं। इन परिषदों को इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार, नशा, महिलाओं का सम्मान, वार्डों में सीसीटीवी कैमरा एवं चोरी की समस्याओं से निजात कैसे दिला पाएंगे, ऐसा विजन इन लोगों के पास नहीं है। ये केवल सड़क, नाली और खंबे की बात करते हैं। क्या ये पार्षद पर्यावरण के बारे में कुछ सोचते हैं कि उनको वार्ड में पर्यावरण के लिए क्या कुछ किया जाए? ये जितना लंबा कमेंट आपने कर दिया ना, इतना जो पढ़ लेंगे ना आपके प्रत्याशी, तो समझिए वो कायाकल्प हो जाएगा, है ना? जी क्या कह दिया, अरे भाई, क्या कह दिया भाई, वाह, मजा आ गया। ये अपने आप में मजा आ गया। मुकम्मल शेर हो गया। हाँ, मुकम्मल शेर हो गया। क्या बात जी है। जी मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। जी जी पता नहीं दोबारा बहुत लंबा चलिए मैं आज के प्रोग्राम आज के प्रोग्राम क्या करें। देखिए, गदरपुर से हमारे पास कमेंट आ रहे हैं जी। किच्छा से आ रहे हैं, रुद्रपुर, दुबई से भी आ रहे दुबई हैं, से भी मतलब हमारा शो दुबई तक जा रहा है। ये एक बेहतर अच्छी बात है। कुछ दिनों में बहुत अच्छी बात है। हम भी तुम्हारा शो देखता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो अच्छा, सकता मैं है। एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। आज हम वार्ड नंबर 30 में थे, तो हमारे कश्मीर राणा जी ने फिर से एक समर्थक से सवाल पूछा कि आप किसको वोट देंगे। बोले हम इस पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, आप क्या करते सत्ताधारी पार्टी हैं? हाँ, सत्ताधारी पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं पहले सिकंजी का ठेला लगाता था। अच्छा, अब क्या करते हैं? मेरा ठेला हटवा दिया सरकार ने। अब क्या करते हैं? आप कुछ नहीं, घर में बैठा हुआ हूँ, तो आगे करेंगे, जहां जगह दे देंगे वहां ठेला लगा दूंगा, लेकिन मैं वोट यहीं दूंगा। मैं किसी का सिकंजी बेचूंगा। अच्छा, वो एक समर्थक जो है नेताजी को, मेयर साहब कैंडिडेट जो थे विकास शर्मा जी को, वो तिमंजले पे बुला के ले गए थे, वो बताइए। एक ऐसा होता है ना कि आज विकास शर्मा जी प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो अब बहुत एक बड़ा काफिला चलता है, 50, 60, 70, 100 लोग चलते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे बीच में ना होता नहीं कि एक होता है कि भीड़ में से किसी को हाथ पकड़ते हुए ऐसे ले जाते हैं विकास शर्मा जी का। उन्हें लगेगा 2 कदम ले जाएंगे, वो 3, 4 ले गए, ठीक है, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, वो बढ़ते बढ़ते अपने घर में ले गए, तिमंजले में। चलते, और वो भी घर के अंदर नहीं, तिमंजले में ले गए। अच्छा, वो तो समस्या बहुत नहीं, ऊंचाई बड़ी ज्यादा नहीं ना, बड़ी बात क्या हुई ना जावेद भाई कि नेताजी वैसे तो तिमंजला भैया दिन भर चल रहे हैं, 8-8, 10-10 घंटा चल रहे हैं नेता इस समय जो कैंडिडेट है। अब उसको तिमंजला अगर आप चढ़ा दो तो क्या है, मतलब सांस निकल के बाहर को आ जाएगी ना। लेकिन पीछे पीछे नेताजी के कैमरे चल रहे थे, तो नेताजी ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए 3री मंजिल तक गए। ये बड़ी बात है।